आप देखो इन्होंने कैसे चने के झाड़ पर फिर चढ़ा दिया जेलेंस्की को पेरिस में, और उसने क्या कांड किया है, कितना बड़ा हमला कर दिया उसने। यूक्रेन के जो ड्रोन है उनके जरिए मॉस्को तक पहुंच गए, ऑयल रिफाइनरीज को जला दिया। तो आप सोचिए कि कोई भी फ्रंट ऐसा नहीं जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छी खबर ला रहा हो, हर जगह तो लोगों को भड़का रहे हैं, तो खुद तो फंसेंगे फंसेंगे ना। देखिए, जैसे ही ज़ेलेंस्की को जी7 की मीटिंग में बुलाया गया था और जिस प्रकार से जी7 की मीटिंग में पूरे सब सब लोगों ने उनका निर्विवाद रूप से उनको मदद करने का आश्वासन दिया, उनको सैन्य मदद करने का आश्वासन दिया, उनको आर्थिक रूप से मदद करने का आश्वासन दिया, उससे एम्बोल्डन हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूं अंजू, मैं दोनों की सामरिक शक्तियों का की तुलना अच्छी प्रकार से कर चुका हूं और आज पूरा यूरोप मिलके भी रूस की सामरिक शक्ति के सामने मुझे नहीं लगता कहीं भी आते हैं। आप देखिएगा, ये उन्होंने कर दिया ज़ेलेंस्की ने, लेकिन जो इसका रेपरकशन होगा, जो इसका वापस वापस जिस प्रकार से रूस इनके ऊपर हमले करने वाला है आने वाले 24-48 घंटे में, आप स्वयं इस चीज को देख लेंगे। आ, कोई भी जो इस तरीके की सिचुएशन होती है, उसमें आप हाई हेडेडनेस के साथ और बिना किसी चीज को सोचे समझे आप कर, आज रूस ने आपके 20% इलाके पे कब्जा कर रखा है। और मैं कई दफा कहता हूं कि जो लीवरेज आता है, वो पीपल ऑन ग्राउंड क्रिएट लीवरेज। जब आपके पास जमीन पर कब्जा है, तब आपके पास लीवरेज है। जैसे कि इज़राइल के पास गाज़ा में ज़मीन पर कब्ज़ा है, लेबनान में ज़मीन पे कब्ज़ा है, सीरिया में ज़मीन पर कब्ज़ा है, वेस्ट बैंक में ज़मीन पर कब्ज़ा है, इस वजह से उसके पास लीवरेज है। वो लीवरेज किसी के पास नहीं है। उसी तरीके से रूस का 20% यूक्रेन पर कब्ज़ा है, वो लीवरेज उनके पास है, पहली बात। और दूसरी बात, रूस की जो शक्ति है, मैं ये मानता हूं, देखिए युद्ध है, युद्ध में हर एक का नुकसान होएगा। कोई भी वेपन सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता। ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने S-400 लगा रखा है तो यहां पर मक्खी मच्छर भी नहीं आ सकते। संभव ही नहीं है। हर एक वेपन सिस्टम की हदबंदियां होती हैं। यही हदबंदियां नजर आ रही हैं। लेकिन इसका जो जवाब मिलेगा, बैकलैश जो होगा, वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। और ये आग में घी डाल, इसका मैं एक चीज से और कनेक्ट करना चाहता हूं। जब आप ड्रोन वॉरफेयर की बात कर रहे हो, जेलेंस्की ने वहां कहा कि उनके पास, उन्होंने कहा तो बहुत बड़ा फिगर था जो कि मैं मानता नहीं हूं, 10 मिलियन और समथिंग लाइक दैट इसने बोला था, लेकिन लाखों में ड्रोन्स हैं। और एक चीज अगर आप और कनेक्ट करें, जो भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में कौन पकड़ा गया, क्या पकड़ा गया, कि जो ड्रोन की साजिश हो रही है पूरी दुनिया में, और वहां पर यूक्रेनी थे। हम्म। हम कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज को। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि यूक्रेन भारत में इस प्रकार की काम कर रहा है, लेकिन कनेक्शन है। और इस कनेक्शन से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये सावधान रहने की आवश्यकता है, इस वजह से इसको मैं कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। एक बात आप निश्चित रूप से मान लीजिए, रूस एक बहुत शक्तिशाली देश है। और इसीलिए यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन और नाटो इस बात से घबरा रहे हैं कि कहीं यूक्रेन के साथ, यूक्रेन पे अपना कब्जा या जो भी उनको करना है वो करने के बाद, वो बाकी पूर्वी यूरोप में कोई आगे अपना एजेंडा ना चलाएं। क्योंकि उनको लगता है कि पुतिन, जो पुरानी खोई हुई सोवियत ग्लोरी है, लॉस्ट सोवियत ग्लोरी, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि उसको, उस सोवियत ग्लोरी को शायद वापस अपना लेने की कोशिश करें। और उससे पूर्वी यूरोप में हमले होने शुरू, आप देखो रिएक्शंस। फिनलैंड एटॉमिक, जो उस देश में जब, जहां उन्होंने कभी भी अलाउ नहीं किया था कि आप एटॉमिक हथियार वहां पर लगा सकते हैं, वहां एटॉमिक हथियार लगाने के लिए उन्होंने, उनकी संसद में पता नहीं कितने वोट से पास हो गया है। तो ये तमाम चीजें इस बात, उनका 1400 या 1500 किलोमीटर का ये रूस के साथ बॉर्डर है। तो ये तमाम चीजें, लोगों को ये लग रहा है, पोलैंड को, रोमानिया को, इस प्रकार के जो देश हैं उनको, कि रूस कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी अपना दबाव बनाने का प्रयास कर सकता है, इसलिए और वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो जेलेंस्की ने किया, उसका जवाब अगले 24 से 48 घंटे के बीच में आएगा। सर, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, क्योंकि यूक्रेन, जैसे आपने कहा कि जेलेंस्की दावा करा था 10 मिलियन हमारे पास ड्रोन है, और ये जो सीआईए का एजेंट मैथ्यू वेंडाइक, जिसकी हमने
शुरुआत में बात की, वो जब पकड़ा गया था उसके साथ 6 यूक्रेनियन पकड़े गए थे और वहां पर भी ये जो वहां के लोग हैं म्यांमार बॉर्डर पर, उनको ड्रोन कैसे चलाना है, कैसे उसको इकट्ठा करना है, कैसे उसके अलग अलग पार्ट आएंगे उनको असेंबल करना है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, इसी की ट्रेनिंग दे रहे थे, इसी के वीडियो सामने आए थे। और तब ये बात भी आई थी कि 300 ऐसे यूक्रेन के लोग जो इस तरह की ट्रेनिंग जानते हैं वो भारत के अंदर है, ये आंकड़ा भी आया था। और एनआईए ने तो पकड़ा था इन सबको सर। तो ये तो भारत के लिए भी चौकन्ना रहने की जरूरत है ना, क्योंकि वही ऐसा समय था जिस वक्त हमारे देश के अंदर संसद में ये सवाल कूद रहा था कि पीएम मोदी मणिपुर क्यों नहीं जाते। देखिए, हमारे हमारे जो लोग हैं, जो आधा फ्रंट, उसके बारे में हर बार मैं बात मेंशन करता हूँ, उस आधे फ्रंट से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। इन लोगों का भी ये आधा फ्रंट वहीं से इन्फ्लुएंस्ड है। और ये जितनी भी बातें हो रही थी, आप मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, आप यहाँ क्यों नहीं जा रहे, आप क्या कर रहे हो? अभी पिछले कुछ दिनों में जितने भी स्टेटमेंट उस फ्रंट की तरफ से आए हैं, वो तमाम फ्लैट हो गए। जब वो कह रहे थे आप शांत हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे, उसने जाकर के जहां बोलना है बोल दिया। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि उनकी रेलेवेंस जो है वो खोती चली जा रही है। हमें हमारी सरकार को, हमारी एजेंसीज को, हमारे सुरक्षा तंत्र को इस चीज को रियलाइज करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने इससे कनेक्ट करने का प्रयास किया कि आप वहां पर एक साजिश रची जा रही है और इस साजिश का हिस्सा केवल मात्र भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र नहीं है, बल्कि उसमें म्यांमार का कुछ हिस्सा है, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा है, भारत का कुछ हिस्सा है, जिसको बना करके सेंट मार्टिन आइलैंड को वहां से कब्जा करके वहां से अमेरिका कोई कोई खिचड़ी पकाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तत्पर हैं और उनको पता है कि किस प्रकार का काम हो रहा है और उसको कैसे हैंडल करना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिस प्रकार से हमने इन लोगों को पकड़ा, चाहे वो 92 करोड़ वाला बैंगलोर का अरेस्ट हो या ये हो, एक इस बात को दिखाता है कि हम लोग पहचान चुके हैं कि साजिश हो रही है और वो कैसे हो रही है और उसके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। आप देखिए, इस बिल का कौन और विरोध कर रहा है? अमेरिका को तो परेशानी है ही, हमारे वो आधे लोग भी विरोध कर रहे हैं इसका। शायद आप ये बात जग जाहिर है। क्यों? क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि किसी तरह से, पूरी तरह से ये चीज़ यहाँ से हटे। उनका भी पैसा वहीं से आ रहा है। वो भी नहीं चाहते कि जो उनका पैसा आ रहा था, उसके ऊपर लगाम लगे। तो ये बहुत गहरी साजिश है। ये हमारे लोगों को समझने की आवश्यकता है और हमारे लोगों को वो जो आधा फ्रंट जिस प्रकार से काम करता है, उसको जान लेने की आवश्यकता है और उस आधे फ्रंट को समाप्त करने में हम, मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी पार्टी विशेष या किसी राजनीति ना, उनकी विचारधारा, वो जो विचारधारा है, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली विचारधारा है, उस विचारधारा को कहीं न कहीं चेक करने की आवश्यकता है और उसमें भारत के लोगों का उतना ही कंट्रीब्यूशन होने की आवश्यकता है, जितनी कि सुरक्षा तंत्र का, सुरक्षा एजेंसियों का और सरकार का।